आज का जो विषय है, जैसा कि हमारे साथी भाई सुरेश जी ने कहा, वो विषय ये है कि इस उत्तराखंड प्रदेश के भीतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो समाज है, वर्तमान समय में एक चर्चित प्रकरण रहा। आप सबने देखा कि निकाय चुनाव में ऋषिकेश मेयर सीट पर जिस प्रकार से यहाँ के अनुसूचित जाति समाज को हाशिए पर रखने का काम यहाँ की सरकार ने किया, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो निश्चित तौर पर ये यहाँ के उत्तराखंड के जो मूल अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। जिस प्रकार से एक बिहार मूल के व्यक्ति को उत्तराखंड प्रदेश के भीतर अनुसूचित जाति का आरक्षण एक मेयर पद के लिए दे दिया गया, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस प्रदेश के भीतर निवास करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो मूल निवासी है, भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष कांग्रेस की बात कहूँ, इन दोनों ही दलों का इनसे केवल राजनीतिक रूप से राजनीतिक फ़ायदा लेने का उद्देश्य रहता है। और इनके अधिकार क्या है, इनको कैसे संरक्षित करना है, इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने आगे आकर इस पर बात नहीं की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही में ये प्रकरण हुआ, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, मामला रिट बनकर कोर्ट तक गया और कोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून को आदेश किया कि इस पर आप एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी में जांच करके इस मामले को देखिए। जब ये मामला होता है तो ये कमेटी की रिपोर्ट है। जब कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाती है तो उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। रिट में जो कहा गया था, रिट में कहा गया कि शंभू पासवान का जो जाति प्रमाण पत्र है वो अवैध है और इस कारण उनको यहाँ से जो पद से हटा देना चाहिए। परंतु इसके अलावा जब हाईकोर्ट के द्वारा जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आप एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी के माध्यम से इसकी जांच करवाइए, तो मामला यहाँ आता है। और उसके बाद जो मेयर प्रत्याशी मास्टर जी थे, वो अपनी बातों को रखते हैं और उनकी बातों को उनके प्रतिनिधि के तौर पर भाई सुरेश जी रखते हैं। और सुरेश जी जो बातें रखते हैं, निश्चित तौर पर ये बड़ा दुख हुआ कि जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में लगभग 6 लोग जो अधिकारी रखे गए थे अलग अलग, उससे सबसे पहले हमारा उनसे निवेदन था जब ये कमेटी बनाई गई थी कि किसी उत्तराखंड मूल के एससी वर्ग के उच्च अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को इस कमेटी में जगह दी जाए, जिससे कि वो स्पष्ट कर सके कि क्या ये उत्तराखंड मूल के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ छला हुआ या नहीं हुआ। नंबर 1 बात की उन्होंने इस बात को नकारा और एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद भी जब सारी चीज़ें जो दी गई थी, एक भी चीज़ पर, एक भी बिंदु पर, जो सारे बिंदु हमारे द्वारा, हमारे पक्ष के द्वारा दिए गए थे, एक भी बिंदु पर कोई जांच नहीं हुई। जो जांच हुई वो अपने अनुसार उनकी वो हुई कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो सही पाया गया है। वो कुछ शासनादेशों का हवाला देते हैं। वो उन शासनादेशों का हवाला देते हैं कि जब इस प्रदेश में धड़ल्ले से यहाँ के लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात करके ऐसे शासनादेश लाए गए जिससे कि यहाँ के लोगों के अधिकार छीने जा सके, तब चाहे सत्ता में कांग्रेस थी, विपक्ष में भाजपा थी, तो भाजपा ने भी उस समय अपने विपक्ष का जो रोल है वो नहीं निभाया। उस शासनादेश का हवाला मुझे लगता है 2013 के शासनादेश का हवाला देते हैं कि उन शासनादेशों के अनुसार ये जो इनका जाति प्रमाण पत्र है वो सही पाया गया है।
जाति प्रमाण पत्र सही पाया गया है, जाति प्रमाण पत्र उत्तराखंड में बनाया गया है, वो अलग विषय है। वो इसलिए अलग विषय है कि समय समय पर देश के सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार ने ये चीज़ें कही है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में प्रवास करता है तो वो अपने जाति का सर्टिफिकेट कुछ लाभ लेने के लिए, कुछ लाभ का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी और चुनाव और इस तरीके के लाभ, कुछ ऐसे लाभ जो भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे हों और जो आपको उक्त राज्य में भी मिल सकते थे जहाँ के आप मूल हैं, और अगर प्रवास करके नौकरी या शिक्षा ग्रहण करने या तमाम उद्देश्यों से आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वहाँ पर भी वो भारत सरकार वाले लाभ आपको चाहिए तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट बन सकता है। पर वो जाति प्रमाण पत्र तब बनेगा जब प्रवास किए गए राज्य में वहाँ का तहसीलदार हो या वो अधिकारी हो जो उसे जारी करेगा, वो उक्त प्रदेश से, जिस प्रदेश का वो मूल है, उस प्रदेश के वहाँ के उस अधिकारी से जो वहाँ जाति प्रमाण पत्र बनाता है उससे आख्या ले लेगा। उस आधार पर ये प्रमाण पत्र बनना चाहिए था। परंतु जब हमने जांच देखी तो हमारे पैरों तले जमीन खिसकी। ये हम पूरी जांच तो नहीं कहेंगे, पूरी जांच को डीएम प्रकाशित करेगा और हाई कोर्ट में भी देगा, पर ये उस कमेटी की जांच आख्या है जो कमेटी बनाई गई थी। उसमें देखा गया कि इनके द्वारा 3 जाति प्रमाण पत्र बनाए गए। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति संवैधानिक रूप से ये ऐसे 2 वर्ग हैं जिनके लिए एक बार अगर ये जाति प्रमाण पत्र इशू हो जाता है तो ये ओबीसी की तरह हर साल या हर तीसरे साल रिन्यू नहीं करवाना पड़ता है। मैं खुद अनुसूचित जनजाति से हूँ, भाई अनुसूचित जाति से हैं। हम लोगों को पता है कि जब एक बार ये प्रमाण पत्र बन जाते हैं तो उसकी रिन्यूअल का कोई प्रोसेस नहीं है, वो ताउम्र वो ही चलता है। पर ये 3 प्रमाण पत्र कैसे बनाए गए, क्यों बने और किस आधार पे बने, सबसे बड़ा सवाल ये है। इन प्रमाण पत्रों के बनने के बाद इन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बनाया है कि वो कह रहे हैं कि 2000 में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया है। शंभू पासवान कहते हैं कि मैं 1978 में इस उत्तराखंड के टिहरी में आया था। अगर वो 1978 में टिहरी में थे तो उसके बाद 1983 में वो बिहार क्या 8वीं पास करने गए, क्या उत्तराखंड में वो 8वीं नहीं कर सकते थे? जबकि भारत सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समय समय पर जो डिसीजन हुए हैं, जजमेंट आए हैं, उसमें कहा गया है कि आप शिक्षा ग्रहण करने, रोजगार करने, तमाम प्रकार से अगर जाओगे तो उस प्रकार से आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, उसका लाभ आप कहीं भी ले सकते हैं। तो अगर 78 में यहाँ आ गए तो 83 में वहाँ क्यों गए, बड़ा सवाल है। और अगर 83 में वहाँ गए तो निश्चित तौर पर 83 में उनके पास वहाँ का भी जाति प्रमाण पत्र होगा। और हमारे जो 1950 में राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी हुई जिसके तहत पूरे देश में वो स्टेट, वो संपूर्ण राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, भारत के भूभाग के अंदर 1950 को जब राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी होती है तो उसमें प्रावधान दिए गए हैं कि एसटी और एससी के लिए 1950 वाला जो प्रावधान दिया गया है वो इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति उस दौरान जिस जगह पर रहा होगा या जिस जगह पर रह रहा होगा, जिस जगह का वो मूल होगा, वो उसी आधार पर भविष्य में आरक्षण लेने का भागीदार होगा। ये उस प्रावधान में है, वो व्यक्ति होगा। पर इसमें यह भी साफ दिया गया है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना की तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्तियों के संबंध में, क्योंकि शंभू पासवान 1950 के बाद पैदा हुए हैं, उनके लिए भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना की तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्तियों के संबंध में इसमें नियमानुसार प्रावधान है। प्रासंगिक राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना की तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्तियों के मामले में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के प्रायोजन निवास स्थान राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना के समय 1950 उनके माता पिता का स्थायी निवास स्थान होगा, जिसके तहत वो ऐसी जाति जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसके बाद पैदा हुआ तो उसका वो रिकॉर्ड खंगाला जाएगा कि उनके माता पिता 1950 में कहाँ थे।
तो मैं पूछना चाहूँगा, शंभू पासवान से भी पूछना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहूँगा जिन्होंने उन्हें उम्मीदवार बनाया, प्रत्याशी बनाया, और यहाँ के विपक्ष से भी पूछना चाहूँगा कि निकाय चुनाव के बाद विधानसभा सत्र हुआ, इस प्रकार की गंभीरता अगर दिखाई देती तो निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र में ये प्रश्न उठना चाहिए था। लगभग 78 सालों से चकराता के एसटी क्षेत्र से हमारे माननीय विधायक प्रीतम सिंह जी आरक्षण ले रहे हैं, उनको इस आरक्षण का ज्ञान होना चाहिए था। विकास नगर के विधायक मुन्ना चौहान जी भी जब राजनीतिक शुरुआत की तो चकराता से शुरुआत की, उन्हें भी इस आरक्षण का ज्ञान होना चाहिए था और उन्हें ज्ञान है। इसी निकाय चुनाव की बात करूं तो यही फॉर्मूला हरपटपुर की सीट पर लगा। ऐसा क्या हो जाता है कि बिहार से आया हुआ शंभू पासवान ऋषिकेश में मेयर बन जाता है, क्योंकि उसके आशीर्वाद के देने के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर शहरी विकास मंत्री, तत्कालीन शहरी विकास मंत्री से लेकर तमाम विधायक खड़े होते हैं। और हरपटपुर सीट पर एक महिला जो रोहिला है, जो एमपी की थी और यहाँ ससुराल हरपटपुर में है, उसका जो सर्टिफिकेट है वह कैंसिल हो जाता है और उसका चुनाव निरस्त होकर दूसरे को विजय घोषित किया जाता है। क्या वो कांग्रेस की थी इसलिए उसका जो वो है वो नामांकन इसलिए निरस्त किया गया? और अगर कांग्रेस की भी थी तो कांग्रेस के भी तो 20-21 विधायक प्रदेश में हैं, कांग्रेस तो विपक्ष की भूमिका में है। क्या उनको ये बात को विधानसभा के अंदर नहीं उठाना चाहिए था जो तुरंत निकाय चुनाव के बाद सत्र हुआ था? अब ये बात है कि ये दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य जी, वो लंबे समय से एससी की सीट पर एसटी का आरक्षण लेकर विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन गए हैं, तमाम बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता था कि इस प्रकार की अगर उत्तराखंड के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, क्या उनका दायित्व तो नहीं था कि विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को उठाएं और इस पर गंभीर चर्चा हो? ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जब इन लोगों के द्वारा कुछ नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर एक रिट हाईकोर्ट में गई और हाईकोर्ट के रिट के आधार पर यह कमेटी बनी। पर उस कमेटी की हमने रिपोर्ट देखी, उस कमेटी की रिपोर्ट में शंभू पासवान के जो प्रमाण पत्र है उनके शासनादेशों का हवाला जरूर दिया गया है कि इन शासनादेशों के आधार पर ये बना है, परंतु ये नहीं बताया गया है कि उनका 1950 का रिकॉर्ड उत्तराखंड का है या बिहार का है। अगर राष्ट्रपति की अधिसूचना 1950 ये कहती है कि अगर उसके बाद भी कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो 1950 में देखा जाएगा कि उनके माता पिता कहाँ के निवासी है, उसी जगह का वो लाभ ले सकेंगे। इसके लिए पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में कई जजमेंट हैं, कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं, कई जजमेंट राज्यों के हाई कोर्ट के हैं और कई जजमेंट संविधान पीठ के हैं। संविधान पीठ तब बैठती है कि जब संवैधानिक मामलों में हस्तक्षेप होता है, जहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उसको दरकिनार करके संवैधानिक पीठ वाले जो जज होते हैं उनको ये मामले देते हैं, तब जाकर संविधान पीठ बैठती है और तब वहाँ पर निष्कर्ष निकलते हैं। वो सारे मामले कुछ हमारे पास भी हैं। उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 16014/82 दिनांक 22 फरवरी 1985 के द्वारा समस्त मुख्य सचिव समस्त राज्यों को यह निर्देश दिए गए थे कि कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का लाभ अपने मूल राज्य से ले सकता है, माइग्रेट किए गए राज्य से नहीं ले सकता है। हम केवल ये नहीं कहना चाहते कि शंभू पासवान का जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी है। देखिए, ये भी प्रावधान है कि आप किसी भी राज्य में जाकर अपना जाति प्रमाण पत्र शिक्षा के उद्देश्य से या रोजगार के उद्देश्य से, रोजगार भी निजी, सरकारी रोजगार नहीं, उस उद्देश्य से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं और उन्होंने उन प्रावधानों के अनुसार बनाया गया होगा, परंतु वो उस प्रमाण पत्र के आधार पर वो इस प्रकार का लाभ नहीं ले सकता था कि वो उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के अधिकार पर कुठाराघात करके वहाँ पर अपने आप स्थापित हो जाए। उसी को कोड करते हुए उपरोक्त 22 फरवरी 1985 के दिशा निर्देश पर एक्शन
कमेटी ऑन इश्यू ऑफ कास्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में संवैधानिक पीठ के जजमेंट दिनांक 18 जुलाई 1994 में संवैधानिक पीठ ने पाया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित आरक्षण का लाभ अपने मूल राज्य से ही ले सकता है, माइग्रेट किए हुए राज्य से नहीं ले सकता है। पहला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था और फिर संविधान पीठ ने उसी को कोट करते हुए 1985 में इस जजमेंट को दिया। और उसके बाद लेटेस्ट जो जजमेंट आया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, शेड्यूल कास्ट डिवीज़न के पत्र संख्या 12017/2/2018 दिनांक 22 फरवरी 2018 के द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिव को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि इंटर स्टेट एमिग्रेशन होने पर अनुसूचित जाति जनजाति के लाभों का कोई भी व्यक्ति अपने मूल राज्य से ले सकता है, ना कि माइग्रेशन के उपरांत माइग्रेट किए गए राज्य में। ये तमाम प्रकार के जो डिसीजन है, तमाम प्रकार के जो जजमेंट है, इनकी कॉपियाँ भी हमारे पास है और ये बिल्कुल संवैधानिक है और बिल्कुल कानूनी रूप से ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 मार्च 1977 का एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है किसी विशेष व्यक्ति का किसी विशेष इलाके में निवास विशेष महत्व रखता है। इस निवास को शब्द के शाब्दिक या साधारण अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरी ओर यह उस व्यक्ति के उस इलाके के संबंध में उसकी जाति जनजाति को अनुसूचित करने वाले राष्ट्रपति का आदेश 1950 की अधिसूचना की तिथि पर स्थायी निवासी को दर्शाता है। ये भी कह रहा है कि 1950 ही कट ऑफ होगी अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण आपको चाहिए होगा। ऐसा ही सेम केस उत्तराखंड राज्य का है और ये उत्तराखंड राज्य का तब है, ये तब भी हमारे संज्ञान में था जब हमने रोजगार की लड़ाई लड़ी, जब भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी। ये तब का मामला है कि रंजना कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये केस है 1 नवंबर 2018 का। इसमें जजमेंट आया है कि रंजना कुमारी ने पीसीएस का फॉर्म यहाँ भरा और जजमेंट में आया है कि रंजना कुमारी का चयन जिला सूचना अधिकारी के पद पर हुआ था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजों की बेंच ने, डबल बेंच भी नहीं, स्पष्ट किया कि पंजाब राज्य की वाल्मीकि महिला को, वो पंजाब राज्य की थी, पंजाब राज्य की वाल्मीकि महिला को उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का लाभ नहीं दिया जा सकता। ये 2018 का जजमेंट है जिसमें कि वाल्मीकि समाज की जो महिला थी रंजना कुमारी, उसने देहरादून के एक युवक राजेश गिल से शादी की थी। वो यहाँ पर आई और उसने पीसीएस के फॉर्म पर आवेदन किया और उसका सिलेक्शन हुआ, पर जब 3 जजों की बेंच ने इसको खारिज किया कि आप पंजाब की होकर आपने शादी चाहिए उत्तराखंड से कर ली, आप वहाँ का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि आप किसी मूल उत्तराखंड के जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति उसके अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये लेटेस्ट जजमेंट 2018 का है। और एक ये जजमेंट मैरी चंद्रा शेखर राव वर्सेस धनसेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, ये महाराष्ट्र का है। इसमें भी संवैधानिक पीठ का फैसला है। इसमें वो व्यक्ति वहाँ पर एक कोर्स करने गया था जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था। राज्य के विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज अन्य राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता जो स्टेट के अंडर में होगा। वो आंध्र प्रदेश के गौंड जनजाति का यह व्यक्ति था जिसको कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने इस फैसले को दिया कि आप स्टेट के अंदर, जो स्टेट के अंडर में कोई चीज़ होगी उसमें आप अनुसूचित जनजाति का दर्जा लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा एक संवैधानिक पीठ का और फैसला है जिसमें वो साफ कहते हैं, ये एक्शन कमीशन ऑन इशू ऑफ कास्ट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 18 जुलाई 1994 का है। इसमें भी वो साफ कह रहे हैं कि आरक्षण का लाभ वर्ष 1950 में अनुच्छेद 341 एवं 342 की अधिसूचना में दिनांक के निवास स्थान माता पिता
माता पिता के उस पे होगी। तो ये भी स्पष्ट कह रहा है कि आप भले ही देश के अलग राज्यों में जाकर अपना जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए, पर जहाँ पर स्टेट के आरक्षण की बात होगी वहाँ पर वहाँ का मूल जो राष्ट्रपति ने 1950 में अधिसूचना जारी की उस आधार पर ही उसको आरक्षण मिल पाएगा। आप उस लाभ लेने की तो बात छोड़िए, एक जजमेंट है भादर राम वर्सेज जस्साराम 5 जनवरी 2022 का लेटेस्ट है। आप उस आरक्षण की बात तो छोड़िए, इस जजमेंट में लिखा गया है कि भादर राम वर्सेज जस्साराम केस में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य में अनुसूचित जाति की भूमि को अन्य राज्य का अनुसूचित जाति का व्यक्ति क्रय नहीं कर सकता है। आरक्षण तो दूर की बात है, पर दूसरे स्टेट से आया हुआ अनुसूचित जाति का व्यक्ति यहाँ के अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन का भी क्रय नहीं कर सकता है। ये स्पष्ट रूप से जजमेंट है और लेटेस्ट जजमेंट 2022 का है और ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्क्रीनिंग जो कमेटी बनाई गई थी उनके पास दिया था, पर यह बड़ा दुर्भाग्य है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने केवल उन तथ्यों उन चीज़ों को देखा कि प्रमाण पत्र सही है या गलत है, जबकि हमारा प्रश्न या हमारा जो विरोध है वो ये नहीं है कि प्रमाण पत्र सही है या गलत है। हमारा प्रश्न और हमारा विरोध ये है कि प्रमाण पत्र कैसे बना, क्या 1950 की जो पैतृक संपत्ति शंभू पासवान या उसके माता पिता की यहाँ पर है, क्या उस आधार पे बना, वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। और इसके अलावा हमने मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार को भी ये सारी चीज़ें दी थी और इसमें एक एक चीज़ को, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो, वो चाहे कई देश के अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के जजमेंट हो या वो संवैधानिक पीठ के जो जजमेंट हो, हमने एक एक बिंदु को उसमें उजागर करके मुख्य सचिव और तमाम प्रकार से अलग अलग जो प्रतिलिपि सचिव कार्मिक एवं सतर्कता उत्तराखंड शासन, सचिव समाज कल्याण उत्तराखंड शासन को भी दी थी, उनके भी संज्ञान में डाला था और स्क्रीनिंग कमेटी को भी दी थी। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये खेल केवल इतना नहीं है। हम लोगों ने जब इस पर रिसर्च किया तो यहाँ से निकल कर आया कि ये खेल केवल एक सीट ऋषिकेश के मेयर सीट पर नहीं है, ऐसा खेल बहुत जगह हुआ है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में बड़े बड़े पदों पर इस प्रकार के खेल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के भीतर निवास करने वाले उत्तराखंड के मूल, जो वो अनुसूचित जाति हो चाहे वो अनुसूचित जनजाति के लोग हो, उनके अधिकारों पर कुठाराघात लंबे समय से हो रहा है। उनके प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे उन्होंने उस समाज ने अपने प्रतिनिधि को विधानसभा के भीतर भेजा हो, चाहे लोकसभा के भीतर भेजा हो या कहीं पर भी अपना जनप्रतिनिधि बनाकर उसके चुनकर भेजा हो, उस व्यक्ति ने कभी भी उनकी पैरवी इस तरीके से नहीं की जो कि होना चाहिए था। अगर आप किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करके आगे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के गंभीर मामलों का, इस प्रकार के गंभीर प्रकरणों का कहीं ना कहीं मुझे लगता है संज्ञान लेकर उस पर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। परंतु यहाँ के, चाहे मैं ऋषिकेश की बात करूँ, क्या ऋषिकेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या उत्तराखंड के मूल निवासी अनुसूचित जाति के लोग नहीं है जिनके दम पर वहाँ पर वोट पड़ते हैं? उन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं निकाली? जब निकाय चुनाव समाप्त हुआ तो विधानसभा सत्र हुआ। उस विधानसभा सत्र में मैंने कहा, पक्ष तो चुप भी रहा क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने कांग्रेस के एक प्रत्याशी का हरपटपुर से कैंसिल करवा के उन्हें खारिज कर दिया, उन्हें साइड लगा दिया, पर अपने प्रत्याशी का खारिज नहीं करेंगे। वहाँ पर दायित्व था, वहाँ पर कर्तव्य था कांग्रेस को इस बात को जोर शोर से उठाने का। और कांग्रेस के वो नेता जो आज कहते हैं कि हम तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, हम कद्दावर भी हैं, उसमें चाहे प्रीतम सिंह जी का नाम ले लीजिए, जिन्होंने लगातार 8 बार, स्वर्गीय गुलाब सिंह जी ने एसटी सीट से विधायक रहे 8 बार, और लगातार नहीं पर 6 बार प्रीतम सिंह जी भी एसटी सीट से विधायक रह चुके हैं। क्या उनका दायित्व तो नहीं था कि इस मामले को जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाते कि उत्तराखंड प्रदेश के भीतर मूल के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है?
या कहूँ कि विपक्ष के नाते सबसे बड़ा चेहरा जो यशपाल आर्य जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? लगातार एससी रिजर्व सीट से जीत कर आ रहे हैं, लगातार विधानसभा के अंदर जीत के आ रहे हैं, और आपका दायित्व तो नहीं बनता था कि आपके समाज के लोगों के साथ इस प्रकार की चीज़ें हो रही है और आप उसको उजागर करें या उस पर प्रश्न खड़ा करें? नहीं, इस प्रदेश के भीतर ये मित्र विपक्ष की भूमिका में है। इस बात को एक बार नहीं 100 बार कहूँगा। इस प्रदेश के भीतर एक सिक्के के दो पहलू कांग्रेस भी है और भाजपा भी है। अगर हेड कांग्रेस है तो टेल बीजेपी है। ये आपस में निभाकर इस प्रदेश को कहीं ना कहीं कोसों दूर, या मैं ये कहूँ कि 50 साल पीछे धकेल रहे हैं। आज इस प्रदेश के मूल निवासियों को, वो चाहे सामान्य वर्ग का हो या अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, अगर अपने अधिकारों पर कुठाराघात होने से बचाना है, अगर उसे सुरक्षित करना है, तो आज निश्चित तौर पर इन सबको एक होना होगा। और सीधे तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि डीएम देहरादून मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने। अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं, आप भी एक आईएएस अधिकारी बनकर आए हैं, आपके बैचमेंट होंगे जो एससी या एसटी का आरक्षण लेके आपके बैचमेंट होंगे जो आईएएस बनकर आए हैं। आप उनसे पूछिए क्या ये सही हुआ है, क्या इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तब जाकर आप उस रिपोर्ट को सबमिट करिए, तब उस रिपोर्ट को फाइनल करिए। क्योंकि ये आप भी जानते हैं, और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, आज हो सकता है आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी धामी सरकार का दबाव हो, पर आप एक प्रशासनिक अधिकारी और एक आईएएस हो, आपको उन दबावों से बचना है, उन दबावों से पीछे हटना है। क्योंकि आज तो वो दबाव डालेंगे, आपकी कलम से गलत काम करवा देंगे, पर इस बात को ध्यान रखना कि ये कलम, ये सत्ता हमेशा नहीं रहेगी। आपकी सर्विस भी बहुत बची होगी। भविष्य में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन सत्ता में रहता है, कौन नहीं रहता है, उस बात का ख्याल ये कमेटी के जो 6 लोग हैं ये भी रखें, और जो निश्चित तौर पर जिलाधिकारी को जो नियुक्त किया है हाईकोर्ट ने, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। आज भले ही सत्ताधारियों के डर से, उनके दबाव में आकर फैसले बदले जाएं, पर सर्विस तुम्हारी भी लंबी है। भविष्य में कौन सत्ता में रहता है, कौन सत्ता में नहीं रहता है, वो समय तय करेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। हमें मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा कि जो हमने तथ्य दिए थे, एक भी तथ्य पर, एक भी बिंदु पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा काम नहीं किया गया। और अगर इनके द्वारा ये काम नहीं किया गया, अभी भी समय है, क्योंकि अभी वो रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट नहीं हुई है। अभी केवल जिलाधिकारी को भेजिए, और जिलाधिकारी को पूरा राइट्स है कि क्या जो बिंदु विपक्ष के द्वारा, विपक्ष का मतलब है मास्टर जी के द्वारा या मास्टर जी के प्रतिनिधि के रूप में सुरेश जी द्वारा जो स्क्रीनिंग कमेटी को दिए गए थे, क्या उन बिंदुओं पर जांच हुई है या नहीं हुई है, ये पूरा राइट जिलाधिकारी को है। अगर नहीं हुई है तो जिलाधिकारी इस जांच को खारिज करके पुनः जांच कमेटी गठित करे, और उस जांच कमेटी में उत्तराखंड मूल के किसी वरिष्ठ आईएएस को, उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस जो अनुसूचित जाति से संबंधित हो या संबंध रखता हो, उस व्यक्ति को उस स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया जाए, तब जांच पुनः कराई जाए। नहीं तो इसे कानूनी रूप से, यहाँ से तो हम इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं। हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और जरूरत पड़ी जितने हमारे पास संविधान पीठ के निर्णय हैं, उन निर्णयों को देखते हुए हम संविधान पीठ के भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो ये सारा मामला था। इसको देखते हुए मैं पत्रकारों से फिर भी निवेदन करूंगा कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रसारित करें और लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।